अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने रिडक्स टूल किट ट्राई की थी। तो ऐसे कितने हैं जिनको समझ आ गई थी रिडक्स टूल किट? बाकियों को समझ ही नहीं आई। ट्राई किया भाई या नहीं किया? हम हाँ भैया, रिडक्स टूल किट ट्राई की। तो इसमें कोई सवाल? सब समझ आ गया है? अच्छा भाई, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर रिडक्स टूल किट यूज की थी, जो कि एक स्टेट मैनेजमेंट होती है। इसके साथ साथ इससे पहले सर हमारी भी सुन लें। चैट जेपीटी की बात बाद में कर लेंगे ना। अच्छा, तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक तो हम यूज की थी, और एक रिडक्स टूल किट यूज की थी। बहुत इजी थे भाई, दोनों के दोनों स्टेट मैनेजमेंट होते हैं, जिसका काम होता है कि स्टेट्स के अंदर डेटा को स्टोर करना। कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटी एप्लीकेशन के लिए, रिडक्स टूल किट बड़ी एप्लीकेशन के लिए। इसके अंदर आप अपने रिड्यूसर और एक्शन को यूज करते हो। यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच यूज किए किए जाते हैं। यहाँ पे अपना एक स्टोर बनता है, यहाँ पे कोई स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद एक स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज हो जाता है। तो इसमें किसी का कोई सवाल है रिडक्स टूल किट के अंदर? रिपीट कर दो मेरे भाई, रिपीट। ओके, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही थी? अच्छा भाई, एक मिनट, रिपीट। तो हम बस जल्दी से इसको देख लेते हैं कि रिडक्स टूल किट में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई थी तो। सबसे पहले आपके पास टू डू की स्लाइस बनाते हो आप। स्लाइस से मुराद कि आपकी सबसे पहले स्टेट क्रिएट होगी। जैसे कि आपने यहाँ पे जाकर एक स्लाइस क्रिएट की। इसके लिए आपने दो पैकेज यूज किए थे, एक रिडक्स जेएस, कौन सा स्टोर वाला, ये वाला। यहाँ से वहीं पे आऊँगा ना, बीच में छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। नज़र नहीं आ रहा? सेटिंग में जाके डार्क मोड, थीम 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 थीम, कलर थीम। अभी सही हुई या नहीं? हाँ यार, लास्ट, यार पीछे से रियाज भाई को बुलाएगा। अरे वो इसको ना- अब सही है भाई, थैंक यू यार। अच्छा भाई, तो हमने ये स्लाइस बनाई थी, फिर हमने यहाँ पर जाकर स्टेट बना दी है। स्टेट के बाद आप यहाँ पर आकर बाय डिफॉल्ट इसका नाम देते हो, इनिशियल स्टेट देते हो, और रिड्यूसर में मल्टीपल फंक्शन पास करते हो। बाबा अटेंडेंस लगवाना ज़रूरी है। तो रिड्यूसर्स के अंदर आपने मल्टीपल मेथड पास किए, ऐड टू डू, डिलीट टू डू, एडिट टू डू और गेट ऑल। ये सब आपने बनाकर इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया।
उसके बाद आप इसके लिए एक बनाते हो स्टोर, जो सबसे मेन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने स्टोर को डिफाइन करते हो। तो आपने कॉन्फ़िग के फोल्डर में एक अपना स्टोर बना लिया, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टोर को मंगा लिया, और यहाँ पे जाके आप एक बनाते हो रिड्यूसर। यहाँ पे आपके रिड्यूसर का नाम और यहाँ पे स्लाइस का नाम, कि कौन सा स्लाइस आप यूज़ कर रहे हो, काउंटर कर रहे हो या फिर टू डू स्लाइस यूज़ कर रहे हो। अब जिस क्लास में आपने यूज़ करना है उससे पहले आप मेन डॉट जेएस में जाते हो। यहाँ पर जाकर आप पहले रिडक्स टूल रिडक्स से प्रोवाइडर को मंगाते हो और अपने स्टोर को मंगाते हो। यहाँ पर आकर आपने प्रोवाइडर कॉल किया और स्टोर में आपने अपना स्टोर दे दिया। अब यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के लिए आपको दो मेथड यूज़ करने होते हैं, हुक यूज़ करने होते हैं, यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच। यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच का मकसद कि जब भी आपको स्टेट को निकालना है तो आप यूज़ सिलेक्टर यूज़ करोगे। स्टेट से मुराद किसी स्टेट की वैल्यू रिडक्स से उठा के लानी है तो यूज़ सिलेक्टर, कोई मेथड लेके आना है तो यूज़ डिस्पैच। अब आपने यहाँ पर आकर, जैसे मुझे काउंटर की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने यहाँ पे लगाया यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। डिस्पैच से मुझे एक स्टेट कॉल करनी थी, इंक्रीमेंट स्टेट, तो डिस्पैच के अंदर इंक्रीमेंट स्टेट का फंक्शन लिख दिया। ये इंक्रीमेंट स्टेट का फंक्शन मैंने कहाँ पे डिफाइन किया होगा? आपकी अपनी मेन जो स्लाइसिंग थी उसके अंदर। अगर हम काउंटर में जाते हैं तो ये वो मेथड के नाम है, इंक्रीमेंट स्टेट। तो आप यहाँ पर अपनी मेथड डिफाइन करते हो, जिसको आप एक्शन बोलते हो, उसको आप बाहर। मेन काम क्या होता है? स्लाइस बनाना और स्टोर में उसको कॉन्फ़िगरेशन करना। फिर तो यूज़ तो आप इजीली कर सकते हो, यूज़ करने के लिए आप ये यूज़ करते हो। सही है भैया? तो ये मेन दो काम है जो आपको लाजमी करना है, स्लाइस बनाना है और स्टोर में उसको कॉल करना है। अच्छा, तो नया टॉपिक हमारे पास फायरबेस के साथ रिडक्स टूल की फाइल स्टोर करना और फिर नेक्स्ट जेएस स्टार्ट करना। फायरबेस फाइल स्टोर के लिए हमने इससे पहले फायरबेस के अंदर ऑथ यूज़ किया हुआ है और रियल टाइम यूज़ किया हुआ है, लेकिन फायर स्टोर यूज़ नहीं किया हुआ। तो आज हम फायर स्टोर को देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस की साइड पे मूव हो जाएंगे। फायर स्टोर ऐसे कितने, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की वीडियो देखी थी, उसमें था गुड एक, बाकियों ने ट्राई नहीं किया, 2 3। तो फायर स्टोर और रियल टाइम में मेन फर्क ये होता है कि भैया आपके पास यहाँ पर स्टेट सही करके मैनेज होती है, इसमें डॉक्यूमेंट बनते हैं। रियल टाइम में डेटा को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप फायर स्टोर को यूज़ करते हो। फायर स्टोर के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उसमें हमारे पास कलेक्शन बनते हैं। मेन फ़र्क ये है। तो इसको यूज़ किस तरह करेंगे? इसके लिए आपको एक पैकेज यूज़ करना होगा रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट के अंदर या वाइट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको फायरबेस को इंस्टॉल कराना है, जो कि कमांड होगी npm इंस्टॉल फायरबेस। इससे पहले हमने एक कमांड यूज़ की थी जब हम छोटे थे, मतलब छोटे से मुराद जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे थे। फायरबेस टूल्स, ये आपके सिस्टम के अंदर जितने भी टूल्स थे उनको इंस्टॉल कराता था ताकि आप फायरबेस की होस्टिंग वगैरह यूज़ कर सको। लेकिन अभी यहाँ पर रिएक्ट में आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं है, फायरबेस पैकेजेस की ज़रूरत है, तो आप ये पैकेज यूज़ करोगे। तो हमने यहाँ पर आकर एक नया प्रोजेक्ट बना लिया और इसमें ये इंस्टॉल कर लिया फायरबेस को। सिंपल कमांड है npm इंस्टॉल फायरबेस। आई का मकसद होता है कि आप इंस्टॉल कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पर आए, जब तक ये भी हो जाएगा, और हम यहाँ पर आकर फायरबेस को खोल लेते हैं। फायरबेस पे अकाउंट तो सबका होगा, ऐसी है भैया? तो यहाँ जाकर आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम रखा फायर स्टोर। क्लास के नाम से यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसको आपने बोला भाई इनेबल नहीं करना, इसको भी डिसेबल कर दो, और ये आपने क्रिएट कर दिया।
तो ये हमारे पास npm इंस्टॉल फायरबेस से फायरबेस का पैकेज इंस्टॉल हो गया होगा। अब हम कोड को ओपन करते हैं और कोड में package.json की फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर लाजमी फायरबेस का वर्जन इंस्टॉल होगा, क्योंकि अभी कौन सा है, 11 है। हम जब उसमें यूज़ कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में तो हमें एक कॉम्पैक्ट का लफ्ज़ लिखना पड़ता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर। अब हम वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हम जो ये वर्जन बता रहे हैं हम वही का वही वर्जन यूज़ करेंगे, तो हमें ये अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है कॉन्फ़िग। आपके पास राउटिंग हो, अब इसमें आप 3 फाइलें डालते हो। अपनी कॉन्फ़िग की फाइल में राउटिंग की फाइल आ सकती है कि राउटर जो आपने बनाया था वो भी आप कॉन्फ़िग के फोल्डर में डालोगे। अगर आपने स्टोर बनाया है तो स्टोर भी आपका कॉन्फ़िग के फोल्डर में बनेगा, और एक ये फायरबेस जो आप यूज़ कर रहे हो इसकी फाइल भी आप कॉन्फ़िग के फोल्डर में बनाओगे। तो आपने फाइल का नाम रखा firebase.js, और उसके बाद आप यहाँ पर आए, कंटिन्यू किया इसको। यहाँ पर आकर यहाँ पर गए, वेब पे क्लिक कर दिया और यहाँ जाकर आपने नाम दे दिया न्यू ऐप। सिंपल, ये काम आप पहले भी कर चुके हो बहुत बार, तो ये मेरे ख्याल मुश्किल नहीं होगा, ऐसी है भैया। और उसके बाद ये आपको खुद बता रहा है कि भाई देखो ये कमांड चलाओ तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन हम ये कमांड पहले ही चला चुके हैं, npm इंस्टॉल फायरबेस वाली। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया। प्रोजेक्ट की सेटिंग में आए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाकर सबसे पहले तो जो इसने बताया कि भाई आपको ये वाली कमांड जो सी है ये npm वाले के लिए है, तो आपने यहाँ से इस पूरे कोड को कॉपी किया, यहाँ पे आके लिख दिया। उसके बाद अब आपको जो भी चीज़ इसमें यूज़ करनी है, जैसे आपने यूज़ करना है फायरस्टोर, तो आपने इंपोर्ट कर लिया फायरस्टोर को। एक मिनट, हम यहाँ जाते हैं फायरबेस, आपको यूज करना है गेट फायरस्टोर। आपके पास सिंपल यहाँ पे नाम होगा गेट फायरस्टोर, ये आपने कॉपी की और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप नीचे आओगे, ये आपको बताएगा कि भाई आपने कॉन्फ़िगरेशन करानी है और एक लिंक होगी उसमें आप इसको स्टोर, मतलब उस फंक्शन के अंदर इसको पास कर दोगे। तो आपने ये कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। तो आपने सिंपल वही वाला कोड लिखा है, ये लाइन और ये सब कुछ आपको फायरबेस ने दिया था। आपने अभी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फायरस्टोर यूज़ करनी है तो सबसे पहले आपने किसको मंगा लिया, गेट फायरस्टोर फायरबेस/फायरस्टोर से, और उसके बाद आपने लिखा गेट फायरस्टोर ऐप के अंदर और यहाँ पर आपने लिख दिया डेटाबेस। अब क्योंकि हमें पता है कि इस फाइल से मल्टीपल चीज़ें बाहर जा सकती हैं तो हम यूं करके लिखेंगे एक्सपोर्ट डीबी, क्योंकि कल आप इसमें रियल टाइम भी यूज़ करोगे, ऑथ भी यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पर जाकर क्या लिख दोगे, एक्सपोर्ट, जितने भी अगर ऑथ होगा तो ऑथ। अब ऑथ के लिए भी गेट ऑथ वाला पैकेज आप यूज़ करोगे और ऑथ में यहाँ पर नाम वो आएगा जो ये लिखा हुआ है कि भाई गेट स्टोर का मकसद के लेकर आओ डेटा किसका हो, जो ऐप, और ऐप में आपने क्या डिफाइन किया, इनिशियलाइज इसका डेटा लेकर आओ। इस पूरी लाइन का ये मकसद है कि आपने सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज करवाया, उसको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दी ये वाली कि भाई यहाँ से अपना डेटा उठाना है, फिर गेट फायरस्टोर में इस ऐप को पास कर दिया।
और ये डीबी आपने बाहर लेके जा रहे हैं ताकि आप बाहर उसको यूज कर सको। सही है भैया, यहां तक सब कुछ समझ आ गया। अब वहां पे क्या था, हमें बार बार सीडीएन लगाना पड़ता था। यहाँ पे सीडीएन की लिंक नहीं होगी, आपको पैकेज इंपोर्ट करना है और नीचे आके उसको यूज करना है। अब हमने क्या करना है कि भाई अब यहां पर आकर app.js में इन सबको हटा देते हैं, पूरे कोड को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको देते हैं कॉन्स्ट, या तो फंक्शन लगा देते हैं इसको, ताकि फंक्शन, वैसे फंक्शन लिखना नहीं चाहिए आपको, एरो फंक्शन ही बनाना चाहिए। लेकिन और यहाँ जाकर आपके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी हो गया और आपने ऐप यहाँ कॉल की है h1 हेलो। जब भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करो, पहले उसका कोड लिखने से पहले एक बार इसको रन कर लो कि ये जो हमने लाइनें लिखी हैं ये सही चल भी रही हैं या नहीं। और यहाँ जाकर इंपोर्ट कर लो किसको, डेटाबेस को। तो ये आएगा कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर से, ऐसे है ना भैया, कॉन्फ़िग के अंदर, फायरबेस के अंदर से। console.log db कि भाई क्या डेटाबेस सही करके चला या नहीं चला। तुम्हें पता है कमांड है npm run dev, तो हमारे पास फायर स्टोर इसने कॉल कर दी, कोई एरर नहीं आया। इसका मकसद कि फायर स्टोर, ये मैं पता है दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, इस पर सोचना नहीं है कि आपने तो एक कंसोल लगाया, 2 बार प्रिंट क्यों हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर फायर स्टोर इजीली इंस्टॉल हो गया और सब कुछ सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। तो हम यहाँ पर आकर सिंपल एक यूजर की फाइल बना लेते हैं, या कंपोनेंट का फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर यूजर की फाइल, और उसके अंदर यूजर डॉट jsx एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ जाके आपने एक इनपुट बनाया जिसके अंदर आपने बोला भाई हम आपको 2 चीजें देंगे, एक तो आपका नाम और एक यूजर की एज। तो आपने एक इनपुट टाइप बना ली टेक्स्ट, और एक आपने टाइप बना दी नंबर, क्योंकि दूसरा आप उसका आईडी दोगे या फिर नंबर दोगे जो भी, या ईमेल लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 2 फील्ड्स आ गई। अब एक चीज आपने यहां जाकर कॉन्स्ट, हमें पता है कि भाई ईमेल सेट ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट, उसके बाद आपने इसका नाम कर दिया सेट नेम। तो हमारे पास ये 2 फील्ड बन गई, एक नेम की और एक ईमेल की। यहां जाकर आपने वैल्यू में जाकर डायरेक्ट पास कर दिया नेम को, यहां पर वैल्यू में पास कर दिया किसको, ईमेल को। यहां पर आपने कॉल किया ऑन चेंज सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, पहले ई यहाँ पे कॉल करा ली, हाँ सॉरी, ई आएगा सेट। तो और आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आकर सेट ईमेल लिख दिया। ईमेल का मेरे ख्याल में सेट ईमेल, हाँ यार रखना चाहिए बिल्कुल।
सही है भैया। तो हमारे पास ये स्पेसिफिक पेज बन गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर एक बटन बनाना है जिस पर ऐड यूजर। इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो हमारे फायर स्टोर में ये डेटा स्टोर होना चाहिए। तो हमें पता है एरो फंक्शन बना लो, ऐड यूजर। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट वार अब यूज करना गलत है, यूजर डेटा या यूजर अक्सर आपको देखा हुआ नजर आएगा यूजर ऑब्जेक्ट। मार्केट इसको ऑब्जेक्ट के नाम से देती है, मतलब अगर आपका टू डू है तो टू डू ऑब्जेक्ट, कोई डेटा है तो मतलब आगे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए ताकि मार्केट के लेवल के हिसाब से आप काम कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर आकर हमें पता है कि भाई दोनों की सेम है तो आपको एक बार लिखना है। अगर अब कोई बंदा इस तरह लिखेगा ना तो गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन बोलेंगे कि भाई इसको दो बार क्यों आपने रिपीट किया। की और वैल्यू जब सेम हो तो आप एक बार लिखो। आ रही समझ? क्योंकि मार्केट आपको ये बोलती है कि भाई कुछ ना कुछ आपकी कोडिंग स्ट्रक्चर ऐसी हो ताकि, क्योंकि काम तो अब हर कोई कर सकता है। चैट जीपीटी जब से आया है काम तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपका अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कंसोल कर लिया और यहाँ पे जाकर ऐड यूजर, ऑन क्लिक में जाकर आपने ऐड यूजर कॉल कर दिया। हम यहाँ पर आते, एरर की उधर, अच्छा एक फालतू ब्रैकेट आ गई, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जाके हमें हेलो की जगह इसको बंद करते हैं, यूजर का कंपोनेंट मंगा लेते हैं। तो हमारे यूजर का कंपोनेंट आ गया, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप देख रहे हो ईमेल और नेम उसने खुद बनाया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये तब नहीं लिखता था, अब कल कोई बोले सर वो आपने बोला था लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। ये तब जब नेम और ईमेल आपकी एक ही हो, मतलब आप चाहते हो की का नाम भी नेम हो और जो जिसमें स्टोर है वो भी नेम ही है और की का नाम ईमेल है। मतलब अगर मुझे की का नाम यूजर एड्रेस रखना है, अब मुझे ये लिखना पड़ेगा। आ रही समझ? क्योंकि की और वैल्यू नाम चेंज है, जब चेंज होंगे तो आपको लिखने हैं। जब से अब क्या है कि वैल्यू भी ईमेल है और की का नाम भी ईमेल है तो आपको नहीं लिखना। आ रही समझ? हाँ, मतलब जिसमें डेटा स्टोर है वो भी सेम की है और जो की आप बनाना चाह रहे हो वो भी वही की है, तो फिर नहीं बनाना आपको, फिर आपको यूज ही नहीं करना। सही है भैया? तो अब आपके पास यहां पर जाकर आपने इसको अभी आपको बताएगा कि भाई डेटा ऐड कैसे करना है। डेटा ऐड करने के लिए एक तो आपको मंगाना होता है यहां पर कलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहां पे रेफरेंस बनते हैं, यहाँ पे कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स का बनेंगे। तो आपको दो चीजें इंपोर्ट करनी है। कहां से इंपोर्ट करनी है? फायरबेस फायर स्टोर से। तो आपने ये सिंपल लाइन कॉपी की, यहां पर आए, पेस्ट कर दिया, जिसमें कलेक्शन आ गया और सेकंड क्या आ गया? ऐड डॉक्यूमेंट, कि कोई नया डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करो। अब सबसे पहले आपको ऐड डॉक्यूमेंट में कलेक्शन बनाना है। तो अक्सर क्या होता है कि आप ये कर लो, क्योंकि आपको पता है इस पूरी जगह में आप कलेक्शन ही यूज करोगे, तो उसका नाम दे दो यूजर कलेक्शन इक्वल टू कलेक्शन। और कलेक्शन में सबसे पहले आपसे ये मांगेगा आपका डीबी, सबसे पहले आपसे ये क्या मांगेगा? आपका डीबी फाइल स्टोर, फिर आपसे मांगेगा पाथ। तो आपने बोला डीबी, ये वो कीवर्ड है जो आपका स्टोर हुआ है, जो कहां पे स्टोर है? फायरबेस वाली, वो जो आपने फाइल बनाई है कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने बनाया कॉन्स्ट यूजर कलेक्शन डीबी कोमा कलेक्शन का नाम, हमने बोला इसका नाम होगा यूजर्स। आ रही समझ? सबसे पहले आपका डेटाबेस और दूसरा नंबर पे आपके कलेक्शन का नाम। अगर इसके अंदर एक और की भी होती है तो आप आगे आईडी भी लगा सकते हो, यूं करके भी
और इस तरह करके भी। वो आप पे डिपेंडेंट है कि क्या। फर्स्ट पर आपको अपना डेटाबेस का नाम लिखना है, जो आपका ये की का नाम जो डायरेक्ट यहाँ से आ रही है फायर स्टोर से, इस की बात हो रही है, क्योंकि इससे इसको पता लगेगा कि मुझे डेटा कहाँ पर स्टोर कराना है। सही है भैया, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब आपके पास सेकंड, इसने बोला कि भाई ये करने के बाद आपने ऐड डॉक्यूमेंट यूज करना है और उसमें आपने अपने कलेक्शन और उसको पास कर देना है। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, सिर्फ अपना अलग कोड खोलते हैं। यहाँ पर आकर ऐड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आपको बोल रहा है भाई आपका क्या आएगा, रेफरेंस। तो हमने बोला हमारे रेफरेंस का नाम क्या है, यूजर कलेक्शन, जो आपने यहाँ ऊपर बनाया है। ये था ना भैया, ये वेरिएबल का नाम यूजर कलेक्शन। आपने बोला यूजर कलेक्शन। सेकंड पे आपको बोल रहा है, इतना लेट, सेकंड नंबर पे आपको बोल रहा है कि आपने पहले पे तो आपने रेफरेंस लिखना है, सेकंड पे आपको अपना क्या पास करना है, डेटा। तो डेटा हमारा कहां पर है, यूजर ऑब्जेक्ट। ये आ गया। अब आपको पता है कि भाई इस पे इसको रोकना है ताकि ये काम लाजमी हो, तो आप क्या लगाते हो इसके लिए, अवेट एसिंग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ताकि इस लाइन पर पहले काम कंप्लीट हो, उसके बाद आगे मूव हो। इतना लेट, सही है, बैठो बैठो यार। लास्ट वालों को आ रहा है, नजर आ रहा है, वरना आगे चेयर पड़ी है भैया। यार ये बैग उठा के नीचे रख लेंगे, अगर लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है, अबे माजरत, या उस वहां पर रख लो ऊपर। हाँ, क्यों लैपटॉप को नीचे नहीं रखना भाई, बहुत कीमती है। ये आगे आ जाओ यार, यहाँ पर, यहाँ पे जगह है, जिसको नजर नहीं आ रहा भैया, क्योंकि लैपटॉप है तभी सब कुछ है, लैपटॉप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमने यहाँ पर आकर सिंपल एक यूजर का कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन के अंदर यूजर का ऑब्जेक्ट पास किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये लिख दिया ऐड डॉक्यूमेंट। सही है भैया, बिल्कुल कोड उसी का लिखा है, कोई अपने से मैंने नहीं लेके आया। ऐड डॉक्यूमेंट बोल रहा था कलेक्शन लिखो, आपका डेटाबेस का नाम, आपके यूजर का नाम, आपके कलेक्शन का नाम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसने बोला भाई आप क्या करो कि ऑब्जेक्ट पास कर दो। हमने क्या किया, हमने ये किया, सबसे ऊपर कलेक्शन बना लिया, क्योंकि हमें पता है अभी थोड़ी देर में हम इसको एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो इसी कलेक्शन को यूज किया जाए। ऐड डॉक्यूमेंट उसमें, हाँ अलग अलग, हाँ देखिए इसका तो मुझे भी नहीं पता क्यों दो अलग अलग बनाई हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि वहां पे उन्होंने मेथड अलग रखे हैं, पुश और सेट। यहाँ पर उसने ऐड डॉक्यूमेंट, सेट डॉक्यूमेंट, अपडेट डॉक्यूमेंट ये रखा है। अभी इसने अलग क्यों रखा है, इसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी यार, इसका मुझे भी नहीं पता। लेकिन क्या कि वो ना डिफरेंस के लिए रखा होगा कि भाई आपका डिफरेंस आ रहा हो कि भाई अगर मैं वो यूज कर रहा हूँ पुश यहाँ पर भी और वहां पर भी, तो फर्क क्या है। चैटिंग ऐप के लिए, क्योंकि वहां पर वो डेटा इतना चेक नहीं करता, यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट बनाता है, थोड़ा टाइम लगाता है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है तभी नया डेटा आता है। रियल टाइम में ऐसा नहीं है, रियल टाइम में रन टाइम पे डेटा आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको बोल रहा है अगर आपको डॉक्यूमेंट की आईडी भी दिखानी है तो आप ऐसा करो कि ये जो डेटा बना रहे हो इसको एक वेरिएबल में डाल लो, इसको आप किस में डाल लो, एक वेरिएबल में, और लास्ट में आप फिर इसको कंसोल करा पाओगे ये वाला। कोई भी आपके पास अगर एपीआई हिट होती है तो आप उसको ट्राई और कैच में रखते हो, क्योंकि आपको पता है कभी यूजर का इंटरनेट बंद हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है, तो कैच में गिरे ना कि आपका प्रोग्राम फट जाए। वरना कैश क्या करता है, आपके प्रोग्राम को फटने नहीं देता,
वो उसको एरर पे फेंक देता है कि भाई ये आपका मसला है, इसको रिजोल्व करो। तो आपने यहाँ पे ई दे दिया और यहाँ पर आकर इसको उठाया, यहाँ से उठाकर, हाँ अलर्ट दे दें भले, ये आपने दे दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आकर ऐड टू डू पे क्लिक किया तो एरर आ, ये एरर हमें पता है कि भाई इसको सोल्व किस तरह करते हैं। क्या बाय डिफॉल्ट क्या करो, यहाँ पर आकर स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर दो तो ये भी एरर नहीं आएगा जो अभी आ रहा था। अच्छा भाई, तो ये बोल रहा है भाई आपने अभी तक ओपन ही नहीं किया हुआ। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर बिल्ट में आके फायर स्टोर में गए, तो आपने सबसे पहले लाजमी क्रिएट डेटाबेस करना है। नेक्स्ट कर दिया, टेस्ट मोड कर दिया, तो ये हमारे पास डेटाबेस कलेक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर आए, दोबारा से इसको हिट किया, बोल रहा है परमिशन डिनाई। अच्छा एक चीज़ का ये ना इशू आता है, ये वाला परमिशन डिनाई, ये आप जान के ना फायरबेस मसले कर रहा है। क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई कि आपके पास परमिशन नहीं है। आप यहाँ पर आए, आपने क्या करना है, शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था बस उसको ट्रू करा दो। अभी क्या है, वैसे ये टाइम अभी रहता है, आज अगले महीने की 17 तारीख तक आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो आपको एरर दे रहा है। हमने यही सीखा था ना कि ये जब आप टेस्ट मोड पे लगाते हो तो 1 महीने का टाइम देता है। तो अभी जब आपने सेट किया तो आज के हिसाब से इसने ये डेट दी, इस पे जाके मैं एक्सपायर होऊंगा, लेकिन ये फिर भी एरर दे रहा है। तो शॉर्टकट क्या है कि भाई यहाँ से हटाकर ट्रू लगा दो और यहाँ पर आके क्या कर दो, पब्लिश कर दो। अब यहाँ पर आओ, दोबारा से इसको हिट करो तो आपका इसके आगे डॉक्यूमेंट राइट विथ आईडी कि इसकी ये आईडी है। अब यहाँ पर आओगे, डेटा के अंदर तो यूजर का एक डेटा बना और उसके अंदर एक की बनी और उस की में जाकर इसका ईमेल और उसका नाम स्टोर हो गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप जब भी इसमें डेटा स्टोर करोगे या आपके पास डेटा स्टोर करवा रहा होगा, अब जैसे अगर आपने, ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इस पे तो अब हमने यहाँ पे लास्ट टेस्ट करते हैं और फिर एडिट की साइड पे जाते हैं। ऐड किया तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अब अगर ये रियल टाइम होता, अब आपने यहाँ पर आए, ये आपके पास कलेक्शन में इसने डेटा बनाया, ईमेल और दूसरा उसका नाम, जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो वो यहाँ से स्टोर कर रहा है। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर वो डेटा शो होना चाहिए, जैसे आप रियल टाइम में यूज कर रहे थे डॉट गेट, ऐसी है ना भैया, गेट वाला, कि गेट क्या करता था, डेटा लेकर आता था। यहाँ पर आप यूज करते हो गेट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर इसने आपको बताया होगा कि रीड करने के लिए गेट डॉक्यूमेंट्स, आप क्या यूज करोगे, गेट डॉक्यूमेंट्स, कि आपके पास गेट डॉक्स के जरिए डॉक्यूमेंट वो लेकर आएगा।
तो सबसे पहले आप यहां पर आए। अच्छा, ये ऐड करने वाला सबको समझ आ गया? बहुत इजी है, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। इजी है भी या नहीं है ना भाई? सबके लिए इजी सिंपल। फायरबेस की फाइल बनानी है। देखें, सबसे पहले हमने उसको यूज करने के लिए एक पैकेज यूज किया है, npm इंस्टॉल फायरबेस, कि फायरबेस को अपने पास इंस्टॉल करा लो। सेकंड काम आपने यह किया है कि इन सबको इनिशियलाइज किया है। हम अभी सिर्फ फायर स्टोर यूज कर रहे हैं, तो हमने गेट किया गेट फायर स्टोर। यहां पर आकर आपने लिखा कॉन्स्ट db इक्वल टू गेट फायर स्टोर, और फायर स्टोर में क्या डाल दिया? ऐप को। ये जो यहां पर नहीं, ये बाय डिफॉल्ट इसका अपना ये ऐप वाला। हाँ, यहां पे तो आप लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे गेट डेटाबेस लिखेंगे तो यहां पे गेट डेटाबेस, और यहां पर भी गेट डेटाबेस करते। क्या करना था आपने? गेट डेटाबेस है ना, तो आपने यहां पर भी डेटाबेस लगा दिया, बस सिंपल। तो आप इसका नाम तो, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसका नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। मेथड का नाम नहीं चेंज होगा। गेट फायर स्टोर या इनिशियलाइज ऐप, ये भी एक वेरिएबल है। देखिए, वेरिएबल आपके हाथ में है कि आप उसका नाम कुछ भी रखें। अब इसके अंदर अगर कोई बोले भाई एपीआई की को चेंज कर सकते, नहीं, ये फिक्स है, उसको ये ही चाहिए, ये नहीं होगा तो एरर देगा। तो इसलिए जो चीजें फिक्स है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, इन दोनों का नाम चेंज नहीं कर सकते आप, ये फिक्स है। तो आपने सबसे पहले फायरबेस की एक फाइल बना ली। किसके अंदर बनाई? सोर्स कॉन्फिग फायरबेस डॉट जेएस के अंदर। फिर आप ऐप डॉट जेएस में गए, आपने पहले कंसोल करके देखा कि क्या ये डीबी आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जब आपने कंसोल किया तो आपके पास डीबी आ रहा था। फिर आपने क्या किया? एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा यूजर डॉट जेएस। सबसे पहले आपने अपना डेटाबेस मंगाया। अभी यहाँ पे ये फट जाएगा, इसलिए इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, ताकि या हटा ही देते हैं, अब इसका काम ही नहीं है तो। अच्छा, तो सबसे पहले आपने डेटाबेस मंगाया। फिर आपने दो फील्ड बनाई, नेम और ईमेल की। उसके साथ साथ आपने कलेक्शन बनाया। वहां पे रेफरेंस था, यहाँ पर क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर कलेक्शन और आपके डेटाबेस का नाम। सेकंड पे यूजर। अब मिसाल के तौर पर आपके पास यूजर मल्टीपल हैं, तो आप यहाँ पर यूजर स्लैश एडमिन, यूजर स्लैश वेंडर, यूजर स्लैश यूजर, तो यहाँ मल्टीपल यूजर आप बना सकते हो, मतलब उसके मल्टीपल फोल्डर बनाने के लिए। ये आपका मेन फोल्डर का नाम जो आपने यूजर लिखा है वो ये लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा। यूजर्स जो आपने वहां पे लिखा था वो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जैसे अगर आपने बोला भाई यूजर के अंदर एडमिन कर दो, तो अब ये क्या करेगा? अब जब आप ऐड करोगे, invalid collection reference must have all number of segment। इसके अंदर अगर हमें जी जी हाँ सही है, सही है भाई, नमाज पढ़ के आते हैं फिर।
जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या? जी जी, ओपन कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। वो आए तो मैं पूछता हूँ, या आप? हाँ, काउंटर पे रखवा दो। सही, सही है, सही है, सही है, सही है, काम सही है, सही है। तो इसमें मतलब आप हर हर बंदा अपना आके पहले अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाएगा और फिर अपनी स्किल्स बताएगा। सही है, सही है, सही, 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 सही। हाँ, अच्छा आइडिया यार, ताकि मतलब आपको को क्या होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म से इजीली मिल जाएगा, ये तो है, अच्छा है। सही, सही है, सही है, सही, सही। अच्छा, यूज़ क्या किया है बैकएंड में? नोट नोट जैसे? सही, गुड, वेल डन, सही, गुड, सही। अच्छा, ये हर बंदे के लिए होगा या फिर ये एडमिन के लिए होगा? हम्म, सही, 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 गुड, सही। अच्छा, जो जो यूज़र होगा वो सबका सब देखेगा, मतलब जितने भी लोग होंगे जिनके साथ काम कर रहा होगा। सही है, सही, सही है, सही है, सही है, सही है, सही, सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब जैसे कोई भी मतलब मुझे अगर वेबसाइट बनवानी है, सही है, मेरे पास सिंपल, मैं हूँ एक सिंपल डिज़ाइनर, मेरे डैशबोर्ड पे सब सब डिज़ाइनर आएंगे, ये सिर्फ आपको स्किल्स की सर्चिंग के दोगे कि आपको क्या सर्च करना है? अच्छा, सही है, सही है। उसकी इजीली मैं मतलब अपनी डिटेल देख सकता हूँ कि इसने पास्ट में क्या क्या काम किया हुआ है। सही है, सही है, सही है, सही है। वीआईपी है यार, वीआईपी है, आइडिया तो वीआईपी है। सही,
सही है, नहीं अच्छा है यार। और इसमें सर इम्प्रूवमेंट का बता, क्या क्या कर सकते इसके लिए ऐप का भी मतलब साथ साथ, क्योंकि जब रेक नेटिव पे पहुंचो तो हैं ऐप सर? भी अभी स्टार्ट कर ऐप लो। असल में कर नहीं सकते ना, ऐप का हम दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सही है, सिर्फ सही और सिर्फ है। दोनों को वेब का मसला तो क्या है, अब आजकल ना हर एक के पास लैपटॉप नहीं है। अब मुझे हर टाइम अपना देखना है कि भाई उसने कितना काम किया, वो हर टाइम मेरे साथ लाजमी कोलैबोरेट रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोर्टल को अपने मोबाइल में खोलूँगा तो इतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा। अब जो उसने भेजा होगा मुझे मोबाइल ऐप में होगा तो अच्छा है, ये वीआईपी है, पहले ये कंप्लीट हो जाए फिर उसको ऐप के साइड पे लाजमी, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐप ज़्यादा है। ये भी है, अगर आप एज अ कंपनी को सोचते हो ना, कंपनी बैठकर मोबाइल को यूज़ नहीं करती, मोबाइल ऐप को, वो डैशबोर्ड को देखती है। यूज़र को देखो ना, क्योंकि आप यूज़र के बीच में कोलैबोरेशन करा रहे हो। उस टाइम क्या है कि उस टाइम यूज़र ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा। लैपटॉप पे आप, हाँ, जब टाइम मिलेगा तब आप चेक करोगे। तो अच्छा है ये भी। अच्छा, इसको इतना रिस्पॉन्सिव बना, सिंपल बना दो कि भाई यूज़र जो भी उसकी फील्ड्स है जो भी है वो ऐप मोबाइल में सही करके व्यू हो। रिस्पॉन्सिव, तभी सर ये पूरा कम्प्लीट ही रिस्पॉन्सिव है, तो जितनी भी फिर सर्विस तो है सब सही है। प्रॉपर और रिस्पॉन्सिव है। बीच में जब दोनों लोगों का स्टार्ट होगा ना, उसकी चैटिंग रख दो, चैट चैट चैट। और एडमिन उसको व्यू कर रहा हो, कोई मसला हो कल कि भाई इसकी पेमेंट उसको नहीं मिली, उसकी पेमेंट, क्योंकि आगे जाकर इसमें मेन आएगा कि भाई कुछ एडमिन भी कम आएगा, क्योंकि हाँ वो एडमिन का। चीज़ें हाँ डालेंगे उसके अंदर बिल्कुल। तो सब्सक्रिप्शन। इसके लिए क्या है कि भाई अगर आपने आपकी सब्सक्रिप्शन मिसाल के तौर पे आए कि आप एक वीक में एक बंदे के साथ काम कर सकते हो, आपने मल्टीपल लोगों के साथ काम करना है, हमारी आप सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन करो। लो जी। तो उसके लिए क्या है कि आपको कोई ना कोई पेमेंट मेथड भी सोचना होगा कि आप क्या। अच्छा है स्ट्राइप यूज़ करो, स्ट्राइप वीआईपी है। पेपाल थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल से इन अ सेंस कि आपको अपना पूरा एलएलसी बनाना पड़ता है उसके लिए, तो वो एक बहुत लंबी पंचायत है। स्ट्राइप में एलएलसी वगैरह कुछ बनाने के मतलब लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपका बिजनेस नहीं भी है तो भी आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो, तो वो आप सर इजीली यूज़ सर करो। इसको ऐप पे जब हम करें तो फ्लटर यूज़ करें या फिर रिएक्ट नेटिव? अगर तो फ्लटर का बंदा मिलता है तो फ्लटर वीआईपी है। कि रेक नेटिव अच्छा है ऐसा नहीं कि, और रेक नेटिव की ऐप भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छी है। पर उसमें ना आपको मार्केट में बंदा मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो जो बंदा होगा उसकी डिमांड भी हाई होगी। या तो जब आप स्टार्ट करो, यहाँ पे हम रेक नेटिव स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आप खुद उसी को खुद कोशिशें करूँ। खुद कोशिश कर, जब तक इसको वेबसाइट पे वीआईपी लेके चलो। वेबसाइट पे बस सर वेबसाइट पे इसका बैकएंड का बता दो कितना लगेगा उसमें। बैकएंड का तकरीबन सारा ही हो गया। सही। बस उसके अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह जैसा आपने बोला है ये, सही है। और थोड़ी ऑथेंटिकेशन वगैरह और इनहेंस करनी है उसके अंदर। सेट है, सेट है। इसमें आपने वो टोकन के लिए क्या यूज़ किया, ए ये डब्ल्यू डी JWT वी आई पी है, सेट और है। कुकीज़ से हम ऑथेंटिकेशन वगैरह करते सही है। हाँ, लेकिन जब ऐप पे जाएगा तब तो कुकीज़ नहीं मिलेंगी, तब तो हमें अलग एपीआई है, या तो ऐप के अलग से बनानी होंगी या फिर इसमें कुकीज़ को रिमूव करना होगा, क्योंकि ऐप वाला आपको कुकीज़ दे ही नहीं सकता, वो लोकल स्टोरेज देता है। तो ये बाकी वी आई पी है यार, अच्छा है, नहीं ये ऐप बहुत सही है सर। बहुत अच्छा है। मतलब एक आइडिया भी ऐसा है ना, आजकल बहुत से लोगों को चाहिए होती है कि यार मुझे भाई फिग्मा का बंदा है तो उसको डिजाइनर ढूंढना उसको डेवलपर ढूंढना पड़ता है, एक सिर्फ ओनली फ्रंट एंड करता है, उसको बैकएंड वाले की हेल्प की ज़रूरत है। तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इजीली इसको कंप्लीट करो और उसको मार्केट में लॉन्च करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये ना सबको देख, मतलब अपने दोस्तों में जो भी लोग हैं उनको देखो, उनसे आइडियाज़ लो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कोई प्रोडक्ट आपका आपको लग रहा होगा कि ये सही है, आपने मार्केट के व्यू को देखना है कि भाई उसने मेरी ऐप को, वेबसाइट को देखा था, उसने ये मिस्टेक निकाली थी। इसलिए सर अभी ये, हम चाह रहे थे आप हाँ, करके बताते रहो। आप इसको स्टार्ट करो इंशाल्लाह, मैं लाजिम बताता रहूँगा साथ साथ कि भाई ये सेट सेट करो, ये भी ये। इससे क्या होगा कि एक अब और अपने एक टाइमलाइन बनाओगे यार, इस पर ना मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगाना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए तो ये कामयाब हो पाएगा, वरना क्या है कि आप कुछ टाइम दोगे फिर खुद ही तंग आ जाओगे। फेसबुक आज जो कमाने पे उठा है ना, ये इसी तरह उठा है कि स्टार्ट में इसने ऐसी मेहनत की थी, अब वो बाकियों को फेसबुक लगाकर खुद सुकून कर रहा है। उसने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में दे दिया कि खुद सुकून कर रहा है, पैसा उसके अकाउंट में गिरता जा रहा है। तो इस सोच के साथ ना कि भाई हर रोज़ इस पर करते रहो तो हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी कोई इशू। यूआई वगैरह सही है सर इसमें? हाँ वीआईपी है। मैं फिर भी कुछ फिग्मा आपके साथ शेयर करूँगा,
उसका डिज़ाइन देखना, वो है ऐप, लेकिन आप ना उससे समझ पाओगे कि भाई फ्लो में रिफैक्टर करके ऐसा ही है। तो मैं आपको भेजता हूँ, फिर आप इसको देखो। अच्छा आइडिया, गुड यार। इससे हमने रेवेन्यू स्ट्रीम ऐसे जनरेट करेंगे कि जो कॉन्टेस्ट और हैकाथॉन्स होंगे ना उनसे कमीशन वगैरह लेंगे, ऐसा ही है, कंपनीज हायर करेंगी तो उनसे कमीशन ऐसे ही। और आप इसमें आगे जाके ये भी कर सकते हो कि भाई आपको अगर फ्रंट एंड का बंदा चाहिए, $100 का काम है, तो आपको $2, आपको स्टार्ट में $2 ही मिले, $600 मिल गया, 600 550। तो ये क्यों आप स्टार्टिंग में ना, फिर क्या है कि आपने जो अपनी पेमेंट रखनी है वो इन द ऐप रखनी पड़ेगी। क्यों कि इस्लामाबाद का बंदा है और एक कराची का बंदा है, दोनों आपस में पेमेंट कैसे कराएंगे? तो पेमेंट के लिए भी इसी डैशबोर्ड के ज़रिए हो कि भाई आप मुझे काम करके दो, मैं आपको पेमेंट उतार के दूंगा। तो क्योंकि अब ऐसा है ना कि अगर तो पेमेंट यहीं पर होनी है, लोकली होनी है, तो फिर तो कोई इसको यूज़ नहीं करेगा कि भाई हम लोकली काम कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई एक बंदा इस्लामाबाद बैठा है, एक कराची बैठा है, दोनों बीच में काम करेंगे, तो पेमेंट ऑनलाइन होंगी। क्योंकि लाजमी है ना, हमारा जो मेन मकसद है कि भाई इस्लामाबाद का लड़का यहाँ के डिज़ाइनर को उठा ले, यहाँ का डिज़ाइनर कहीं और कंपनी के लोगों को उठा ले, तो उसके लिए पेमेंट इन द ऐप होनी चाहिए, इन द डैशबोर्ड होनी चाहिए। स्ट्राइप यूज़ करो, वीआईपी कॉन्सेप्ट है, स्ट्राइप इजीली हो जाएगा। नहीं होता तो भले हेल्प ले लेना, लाजमी भाई अवेलेबल हूँ मैं तो, कोई मसला नहीं भैया। वेल डन, ओके यार, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज़। एक छोटी सी चीज़ हम कर रही है सर, जी जी। ये जो है सर ये नीचे आ तो गया है हाँ सर, यहाँ पर मेन में नहीं आ रहा, यहाँ तो पर यहाँ पर भी लेके आना है। इसके यहाँ पर लिए सर रिपोस्टी मैंने का यूट्यूब पर नाम, कोड देखा है सर, आपकी देखी थी मैंने। मैं समझ गया। सर ये जो है अब्दुल रहमान है, ये जो वहाँ पर बैठे चश्मे वाले जो हैं सर मेरे ख्याल, वो भी मेरे लिए सॉफ्टवेयर और जाते हैं वहाँ पर, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो बोला इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर अप्लाई होता है, हाँ बुलाई कि 2-3 महीने जो है ना वो रेडी करते हैं, तो अच्छी बात है यार, हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं बोला वहाँ पर, सही। तो यार ये तो अच्छा है भैया, फ्री है सब चीज़ें, और सही। आपको वहाँ पर जाके सिर्फ बैठना पड़ता है और काम करना पड़ता है। यार ये है तो सही फाइल, अच्छा ये क्या मसला है है कि ना। सर क्या जाएँ वहाँ पर, हाँ लड़के जाओ भाई, लाजमी जाओ यार। ये रिपोस्टी पहले से बनाई हुई है? यस सर, ये ना सर, वो कहाँ बनाई हुई है रिपोस्टीज? ये वाली? जी सर, सर ये डिलीट करते हैं, इसमें क्या है देखिए, हाँ तो ये इसलिए तो नहीं ना बन रही, ये जो खाली बनी हुई है ना, इसको यहाँ पे जाओ, सर देखो मैंने ना कुछ चीज़ अप्लाई भी करी, लेकिन सर उसमें जो है ना वो रिज्यूमर मांगते हैं सर, वो रिज्यूमर बनाना पड़ता है, मतलब। वो सीवी टाइप का सर वो मांगते हैं, एक दिन पर हाँ ना, अप्लाई करने में सर वो बनानी पड़ती है बिल्कुल। सर, वो मैंने यूट्यूब से देखा सर, वो किस टाइप की बनती है सर, सीवी आइडिया नहीं होता सर जी सर, यार रिज्यूमर जो सीवी जो होती है मतलब रिज्यूम आते हो, इसमें कौन सा ये ला या सर, यार, सीवी मतलब आप कोई भी ना कैनवा पे जाओ, कैनवा सीवी टेम्पलेट, ये आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स दे देगा। इसकी बात कर रहे हो ना सीवी की? जी सर, तो ये आपको अभी एक मतलब रिज्यूमर और सीवी में दोनों में फ़र्क क्या है, एक ही है? एक ही है। तो उसमें क्या होता है, आप सिंपल कवर लेटर दे रहे होते हो जब आप कोई कंपनी, हम स्टार्टिंग में वो नहीं देंगे, हम स्टार्टिंग में सीवी ही देंगे। सीवी देंगे, हाँ वो, ज़्यादातर मैंने देखा कि सर वो सीवी मांगते हैं लास्ट में। हाँ तो सीवी तो ज़रूरी है ना कि आपने क्या क्या काम किया हुआ है, और अभी आप मार्केट में क्या कर रहे हो, मतलब उस पर प्रोजेक्ट शेयर कराने पड़ते हैं, ये इस हर टाइप के चीज़। मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। बिल्कुल हर चीज़ आपको वहाँ पे शेयर करनी होती है, लाजमी। सर मतलब उस पर क्या क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ का मतलब आपने जितने प्रोजेक्ट बनाए हैं रैक के, जितने आपने उसके पहले तो बनाए, सर मतलब नाम वगैरह, फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर हाँ उसके बाद कोर्सेज, मतलब कोर्सेज के ऊपर सारा ऑप्शन आता है, HTML CSS जावा, बिल्कुल वो सब कुछ दोगे उसके अंदर, सब कुछ। फिर सर प्रोजेक्ट के अंदर
प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट वाले जो होते हैं ना, बोलते हैं कि प्रोजेक्ट क्या क्या बनाया है। हाँ तो वो दोगे ना कि क्या क्या बनाया है, तो वो तो उसके लिंक शेयर करेंगे ट्राई। हाँ उसकी लिंक शेयर करो, वरना उसका नाम लिख दो। सीवी में नाम लिखते हैं। सीवी में नाम लिख दो, हाँ उसी कि के आपने बाद क्या वो लिंक शेयर करते लिंक शेयर करते हैं। हैं। आपने सुपर बेस में भी बोला था तो सुपर बेस जी से वो भी नहीं पढ़ा है सर हमने। हाँ वो अब इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट बैच को पढ़ाएंगे। सर आपने तो बोला था ट्यूसडे के जो क्लासेस होगी। यार मैंने बोला था बीच में, फिर मुझे काम था इसलिए मैं ले ही नहीं पाया। नहीं सर इस हफ्ते हर ट्यूसडे हो जाए तो सर। मैं सर इंशाल्लाह बोले हफ्ते में एक क्लास बोल दे, क्लास तो होना था। बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ बाबा, मैं इस पे करता हूँ कुछ करता हूँ। मेरी मेरी कोशिश है कि हो यार, सब कुछ हो जो हम चाहते हैं वो, लेकिन अब वही है, इंशाल्लाह देखते हैं यार। सेट डॉक्यूमेंट बोल रहा है भाई डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन और ये पास कर दो। कौन है उसका, कौन सा फायर स्टोर का? फायर स्टोर का कौन सा एरर आ रहा है यार, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? क्या है? बोले अपना काम कर लो। नहीं नहीं अबे बाबा, हाँ ये बोल रहा है भाई, ये देखो इस पे ना, ये जो ब्राउज़र नहीं है, मैंने मेरे पास ये देखो बताता हूँ, ये एच पे चल रहा है ना, ये देखना मेरे पास अभी सेट हो गया। अच्छा लेकिन वो कहाँ है, फायर स्टोर कहाँ है, ये रहा प्रोजेक्ट सेटिंग की, यही है ABC। सही है भाई, एक इसका अच्छा थोड़ी सी ना अलग तरीके से करा, वो वीडियो में देखा था। कौन सा नहीं, ये रहा, ई डॉट ये ई एन वी की फाइल। सही है, सही है, VIP ये भी सही है, सेट है। अब हम अगर कहाँ पर है, ये रहा। इसको यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ, अच्छा एक मिनट, अगर मैं ENV के बगैर करता ये हूँ, वाला काम करता हूँ। अभी के लिए इसको मैं डायरेक्ट वही मसला है, वो वहाँ से उठा नहीं पा रहा। ये इसको उठा क्यों नहीं पा रहा, डॉट ENV, ENV एक ही इम्पोर्ट, फाइल में था।
लाइन नंबर 14 पे ये कंसोल कराएगा। लाइन नंबर 14 ये देख रहे हो, यहाँ जाके ना उसको एक मिलती नहीं है। अगर आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पे देखो सब क्या आ रहा है, अनडिफाइन 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 अनडिफाइन। उसको एक की नहीं मिल पा रही। अब ये की import डॉट मेटा डॉट ई की फाइल बनी हुई है, तो उठाए ना यहाँ से, क्यों नहीं उठा पा रहा। शायद इसी कंडीशन का प्रॉब्लम है। नहीं वो ना यहाँ से अगर हम डायरेक्ट डालेंगे ना, सिर्फ इसका इशू है। ये जो नहीं है, वो कीज को लेके नहीं आ पा रहा यहाँ की। तो बोलते हैं कि बंद कर देते, लेकिन ये भी करके चेक कर लिया तो फिर भी एरर आ रहा है। नहीं, अगर आप इसको बंद करोगे ना और यहाँ पर वो लगा दोगे, देखो जैसे मैंने ये किया यहाँ पर क्या था, इसकी कीज में आ जाता हूँ। ये कीज मैंने कॉपी की ना, अगर मैं डायरेक्ट चलाऊंगा ना इसको तो मसला नहीं आएगा। ये अब वो क्योंकि उसको कीज मिल जाएंगी, अब वो इशू नहीं करेगा। कौन सा ये रहा, अब कोई भी कंसोल पे इसने एरर तो नहीं दिया। नो सच डॉक्यूमेंट, ये बोल रहा है भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ। हम यहाँ जाते हैं, हम यहाँ जाके बोलते हैं कि भाई ये नहीं निकाल के लाओ। गेट डॉक्यूमेंट, गेट डॉक्यूमेंट के अंदर इसमें हम क्या कॉल करेंगे, गेट डॉक और गेट डॉक का कलेक्शन। सबसे पहले दिया कलेक्शन का नाम, ये एंटर कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा डीबी चला गया, डीबी आ गया कॉमा, उसके बाद हमने अपने रेफरेंस का नाम दिया। यूज़र से यूजर्स ये दिया, और अब हम चेक करते हैं गेट डॉक्यूमेंट, एरर फैच, गेट डॉक्यूमेंट। चाहिए बोल रहा है भाई आपको बस ठीक है सर, क्लास आ गई, क्लास कंटिन्यू करते हैं बाद गेट डॉक्यूमेंट कलेक्शन। चलो सर सेम इंस्टेंशन। हाँ ऐसे ही है, ठीक है।
वहाँ पर जाकर आप खुद बनाओगे। .env की फाइल इसलिए आप अपलोड नहीं करते ताकि .env की फाइल गिटहब को नहीं चाहिए, .env की फाइल आपके पैनल को चाहिए। हाँ, खुदा खुदा एक्सेस कर लेते, क्योंकि वो जब कोड पुश हुआ था उसने स्टोर कर लिया था।